नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल यूट्यूब चैनल गणित साहब से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 2 द्विघात बहुपद। देखिए, द्विघात बहुपद पढ़ने के लिए और आपको कक्षा 10वीं की सारी गणित पढ़ने के लिए और दूसरे जो कक्षाएं हैं उनकी सबकी गणित पढ़ने के लिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जो हमारी वीडियो आप डालेंगे तो उसको आप शीघ्रता से आप तक पहुंच सके। तो देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद। देखिए, बहुपद और समीकरण के बारे में मैंने एक पूर्व में वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया था। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मैं उसके आगे से आपको यहाँ द्विघात बहुपद के बारे में बताता हूँ। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद कहलाता है जिसकी घात 2 हो। देखिएगा, अब बहुपद क्या है उस वीडियो को आप देखिएगा, उसमें मैंने पूरी परिभाषा बताई हुई है। आप यहाँ देखिएगा, द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। बहुपद घात पर नजर बनाए रखना। घात क्या है? घात मतलब जो चर राशि है, चर राशि की ऊपर जो घात लगी होती है, सबसे बड़ी घात हो, उच्चतम घात हो, उसे भी हम बोल सकते हैं। अर्थात ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात 2 हो, वो क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। तो द्वि लिखा है और घात, आप लिखिए परिभाषा से, मानिए द्वि और घात। द्वि मतलब 2 और घात, इसको देखिएगा, यही तो मैंने यहां लिखा है। ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 2 हो। बहुत आसान है। द्विघात समीकरण, उसकी घात कितनी होगी? द्विघात समीकरण, समीकरण में केवल बराबर का चिन्ह आ जाता है, तो मैं अभी उसकी चर्चा नहीं करूंगा। द्विघात बहुपद कहलाता है, इसको आप बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा। अब आते हैं हम इसका मानक रूप। देखिए, मानक रूप क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाता है। हमेशा आप स्टैंडर्ड फॉर्म को बहुत अच्छे से समझिएगा। गणित में हर अध्याय में जब भी आपको कोई समीकरण, बहुपद या जो भी आपको प्राप्त होगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर मिलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको क्या करना होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता क्या है, मानक क्या कहलाता है, उस पर आप विचार कीजिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि 1 किलो का बांट है, 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है, ये एक मानक है। 1 किलो बांट रख के आप कोई वस्तु तौल के दे दी जाती है तो आप पूर्णतः उस पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वो मानक है, उससे हमने तुलना की है। उस मानक बांट को मानक मानते हुए बांट से हमने तुलना की है उस वस्तु की, तो वो क्या कहलाता है? मानक। मानक किसे कहेंगे हम? उस 1 किलो के बांट को। मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बताया था तराजू के माध्यम से तुलना करना, तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा ताकि आपको ये सवाल बड़ी आसानी से बन सके। तो ये देखिएगा मानक, तो ये एक बांट है आपका मानक द्विघात बहुपद। क्या है, इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ये x के फॉर्म में है, चर कितना है? x, तो इसके हल भी x के ही होंगे। जो हल जो शून्य कहलाते हैं वो भी कहलाएंगे, इसकी घात भी चर क्या कहलाएगा? x, और ये फॉर्म क्या कहलाएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि y बराबर px। ये है हमारा फॉर्म, अर्थात px क्या है? पॉलिनोमियल है, x के फॉर्म में है, तो px y के इक्वल टू है, तो एक ग्राफ बनेगा। यहाँ 2 चर हो जाएंगे, एक x y हो जाएगा और एक x हो जाएगा। तो ये इसका द्विघात ही है। देखिए, द्विघात कैसी है? 2 की घात है, a का गुणांक है, जहां a बराबर नहीं हो सकता 0, जबकि b और c दोनों 0 हो सकते हैं। मैंने परिभाषा में पिछली बार बताया गया था। तो ये मानक द्विघात समीकरण है, इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा, ये परीक्षा पूछा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं इस द्विघात बहुपद और इसके नीचे वाले बहुपद, रेखिक बहुपद, शून्य बहुपद, त्रिघात बहुपद या बहुत सारे घात वाले बहुपदों के बारे में। तो फटाफट आप देख लीजिएगा। पहले लिखा मैंने प्रकार बहुपद का, फिर लिखा उसकी घात, फिर लिखा हल या शून्य, और फिर लिखा ग्राफ कैसा बनेगा। देखिएगा, लिखा है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद जो होगा केवल शून्य होगा, मैंने लिखा शून्य। ठीक है, मान लीजिए अपन ने शून्य बहुपद को शून्य मान लिया। अच्छा, इसकी घात कितनी है? आप 1 की लगाएंगे तो भी शून्य, 2 की लगाएंगे तो भी शून्य, और शून्य के ऊपर 100 की घात लगाएंगे तो भी शून्य नहीं आएगा। ठीक है ना? तो अब यहां कह सकते हैं हम कि इसके जो घात है वो कैसी है? अपरिभाषित है। इसकी घात कैसी रहेगी? मतलब यहां पर एग्जाम्पल देना असंभव हो जाता है, तो यहां शून्य बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी? अपरिभाषित। आपको अपरिभाषित लिखना है। क्या होगी? अपरिभाषित, अपरिभाषित होगी। इसके हल भी क्या होंगे? कुछ नहीं, ये भी अपरिभाषित होंगे, अपरिभाषित होंगे। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ नहीं, केवल एक बिंदु बनेगा,
क्योंकि शून्य बहुपद है वो कुछ नहीं हम उसको कहा जा सकता, तो क्या मान लेंगे, ग्राफ क्या बनेगा, शून्य बन जाएगा। ये इसके हल हो जाएंगे। रैखिक ज्ञान है, रैखिक मतलब कितने की घात, रैखिक मतलब एक की घात, एक, इस घात को देखिएगा, अर्थात यहां से यदि हम इस पद को कम कर दें द्विघात वाले को, तो क्या बचा bx प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। मतलब जिसमें केवल चर के ऊपर घात कितनी हो, एक की हो, उसे हम रैखिक कहते हैं। तो घात, रैखिक बहुपद की घात कितनी होगी, एक, हल कितने होंगे, शून्य कितने मिलेंगे, एक, ग्राफ कैसा मिलेगा, एक सीधी रेखा। रैखिक लिखा है तो रेखा, रैखिक लिखा है तो रेखा प्राप्त होगी, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब पहुंचते हैं द्विघात, द्वि और घात, कितने की घात, सीधा सीधा बता रही परिभाषा, द्वि और घात, यानी कितने की घात होगी इसमें, दो की घात। शून्य भी कितने होंगे, दो ही होंगे। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा वक्र, वक्र मतलब रेखा नहीं बनेगी, बनेगी तो घुमावदार ऐसा, तो इसे हम परवलय भी कहते हैं, इसे हम वक्र लिखते हैं और परवलय क्या लिखते हैं, परवलय। परवलय क्या होता है, एक सी, देखो ऐसी आकृति, ऐसी ऊपर नीचे सी, कैसे भी बना सकते हैं, मतलब एक कटोरी टाइप का, इस प्रकार से ये सी टाइप की आकृति बनेगी, जो आपको परवलय कहलाता है। इसे हम वक्र भी कह देते हैं, और क्या कह देते हैं, वक्र। ठीक है। अब त्रिघात में क्या होगा, तीन की घात, कितनी घात है, तीन घात, जिसमें घात कितनी होगी, तीन, शून्य कितने होंगे, तीन ही, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, वक्र ही बनेगा और क्रिटिकल बनेगा। अभी परवलय में सी टाइप का था, अब आपका ऐसा बनते हुए ऐसा घूम जाएगा, जितनी घात बढ़ती जाएगी वक्र आपका उतना क्रिटिकल बनता जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे, जो बहुपद है जितनी उसकी घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। शून्यक क्या कहलाते हैं, जो इसके उत्तर निकलेंगे, जो हल निकलेंगे, उन हलों को हम यहाँ बहुपद के लिए शून्यक कहते हैं, और इनको हम जो दिया गया बहुपद था उसमें हम मान भर देंगे तो उसका उत्तर शून्य हो जाता है, संतुष्ट करने का शून्य बना देता है, इसलिए इसे शून्यक कहा जाता है। अब चार की घात में कितनी घात होगी, चार, हल कितने होंगे, चार, वक्र ही बनेगा। अब 5, 6, 7 ऐसी देर घात के लिए, अब हम पहुंचे n की घात, तो n की घात, कितनी घात, n, तो घात भी होगी n, हल भी कितने होंगे n, क्या बनेगा, इसका भी वक्राकार आकृति बनेगी, इतनी क्रिटिकल बनेगी कि बहुत क्रिटिकल बन जाएगी। तो ये इन सूत्रों को आप बिल्कुल रख लीजिएगा। शून्य बहुपद, शून्य का बहुपद पूछा जाता है परीक्षा में, रैखिक द्विघात बहुपद, ये आपसे जरूर ना पूछे जाए, लेकिन ये निश्चित तौर पर पूछे, घात पूछी जाएगी, उसके शून्यक पूछे जाएंगे। अब आते हैं इसके शून्यक हैं कौन से, अभी तो हमने चर्चा की, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसमें रैखिक में रेखा मिलेगी और द्विघात में परवलय मिलेगा और बाकी हमें सब में वक्र मिल जाएगा। लेकिन इसके हल कौन से होंगे अब हमें नहीं पता। जब हमने इसका मानक समीकरण माना कि ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है, कौन सा बहुपद है, द्विघात, जिसमें b और c शून्य हो सकते हैं लेकिन a शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये हट जाएगा तो द्विघात कैसे बचेगा, रैखिक बन जाएगा, तो द्विघात बहुपद। अब इसके शून्य कितने निकलेंगे भाई, अभी अपन ने चर्चा की, कितने निकलेंगे, दो। अब उनकी शकल बताना है, दो कौन कौन है उसके बच्चे, दो बच्चे होंगे उसके, एक मान लिया हमने अल्फा, एक को मान लिया बीटा, दो, अब अलग अलग नाम रखना पड़ेंगे, जब दो शून्यक निकलेंगे तो उन शून्यकों के नाम रखना पड़ेंगे हमें। तो जो द्विघात बहुपद था उसके जो दो बच्चे होंगे उन बच्चों के हमें नाम रखना पड़ेंगे, तो हम एक से तो रख नहीं पाएंगे, तो उनके हमने एक का नाम रखा अल्फा और एक का नाम रख दिया हमने बीटा। अब गणित में आपको पता है, अब यहाँ हम किसी का नाम किसी व्यक्ति के नाम पे तो रख नहीं सकते, तो हमने गणित के आधार पर एक का नाम अल्फा रख दिया और एक का नाम हमने बीटा रख दिया। दो बच्चे हो गए ना, तो दो बच्चों के नाम अल्फा बीटा हो गए। अब इनका संबंध इन दोनों में क्या था, शून्यकों का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़ना। जब इन दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो इस जो द्विघात बहुपद था उसमें इसका क्या संबंध निकला। तो देखिएगा यहां से हम a b c के मान निकालेंगे और इन अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ेंगे, तो यहां पर देखिए हमेशा जो द्विघात बहुपद होता है या जो भी लिखा होता है तो पहला धन चिन्ह का, दूसरा ऋण चिन्ह का, तीसरा धन चिन्ह का, आपको इस प्रकार से मान लेना है। और नहीं मानो तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा इनका यदि योगफल निकालेंगे तो ऋण b बटे a, ऋण b कहां से आया, देखिए यहां से ऋण b कहां से आया, जो द्विघात बहुपद था उसका x का गुणांक था b और ऋण लगाना है तो ऋण b बटे a कहां से, x² का गुणांक, अर्थात यहां लिख सकते हो ऋण x के गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक इसी प्रकार इनका गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुणित बीटा, यहाँ एक पॉइंट लगा है, मतलब यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा गुणित बीटा अर्थात अचर पद बटे x² का गुणांक, मतलब c बटे, तो आपको सीधा याद रखना है
इसका c बटे a, अर्थात अल्फा गुणित बीटा का मान जब हम निकालेंगे तो इस प्रकार से निकाल के आएगा। तो अब हमने इसके दो शून्य निकाल लिए, कौन कौन निकाले, एक अल्फा निकला एक बीटा, इनका योगफल का सूत्र ऋण b बटे a, गुणनफल का c बटे a। ये हमेशा याद रख लीजिएगा। अध्याय जो आपका 4 दिया गया है द्विघात समीकरण, उसमें भी इसी प्रकार के ही सूत्र है, तो 2 अध्याय आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिएगा हम इसमें से कुछ ग्राफ आपको बताते हैं, इसके शून्य कितने होंगे। देखिएगा यहाँ शून्य बताना है, आपके सामने चित्र बने हुए हैं। शून्य देखिएगा यहाँ लिखा है y इक्वल टू px लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ x के शून्य बताना है, अर्थात x अक्ष पर जो वक्र काट रहा है तो उसके शून्य, यदि काट रहा है तो उसके हल मिलेंगे, नहीं काट रहा है तो नहीं मिलेंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए हमारा x अक्ष है, ये रेखा हमारी कहाँ काट रही है, y को। तो यहाँ शून्य कितने होंगे आप खुद बताइएगा, एक भी जगह नहीं काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा, तो शून्य कितने होंगे, शून्य होंगे। यहाँ देखिए x अक्ष को कितने जगह काट रहा है, यहाँ काट रहा है केवल कितने जगह, एक जगह, तो इसका शून्य कितना होगा भाई, हम खुद बताएं, बराबर 1 होगा। ठीक है, इस चित्र में देखिए कितने जगह काट रहा है, x को केवल, यहाँ y को काट रहा है, ये नहीं माना जाएगा। 1 2 3 4 कितने जगह काट, x अक्ष को कितने जगह काट रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा भैया, शून्य बराबर 4। इस चित्र को देखिएगा कितने जगह x को काट रहा है, 1 2 3, इसके शून्य कितने होंगे, 3। इस चित्र में देखिए x को कितने जगह काट रहा है, 1 2, इसके कितने शून्य होंगे, 2। यहाँ पर कितने पे काट रहा है, x अक्ष को, ये x अक्ष केवल y को काट रहा है, तो शून्य कितने होंगे इसके, शून्य, कोई शून्य नहीं है। यहाँ देखिए कितने को काट रहा है, x अक्ष को केवल यहाँ टच कर रहा है, टच करना है कितने, 1 पे काट रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे, शून्य बराबर 1, क्योंकि एक जगह काट रहा है, यहाँ कहीं नहीं काट रहा, तो इसके शून्य कितने होंगे, शून्य होंगे। तो इस प्रकार से एक परीक्षा में जरूर पूछा जाता है इसके शून्यक क्या है। चलिए आज हम और इसके आगे के प्रश्न करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए शून्य ज्ञात करें एवं इनमें संबंध होता है। संबंध मतलब जो हमारा द्विघात बहुपद था उसमें एबीसी के मान से जो उत्तर निकले हैं उनमें संबंध वास्तव में सत्यापित हो रहा है कि नहीं, हमें ये भी जांच करना है। तो एक परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा जाता है। इसको देखिए कैसे करना है, सबसे पहले इसके शून्यक निकालना है। तो इसको आप बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको जहां द्विघात बहुपद और समीकरण बताया था उसमें गुणनखंड करना आपको बहुत सरल और आसान तरीके से बताया था, तो उसी विधि को मैं एक बार यहाँ फिर से रिपीट करता हूँ। देखिएगा आपको क्या करना है कि इसमें x का वर्ग ज्यों का त्यों लिखना है, ऋण ब्रैकेट जो लगाना है, इसको -8 लिखना है। आपने लिखते बीच के हमको छोड़ना है, क्योंकि यह मध्य पद विभाजन, हम कौन सी विधि लगाना है, मध्य पद विभाजन। मध्य पद विभाजन मतलब बीच के पद को तोड़ना है। बीच के पद को तोड़ना है तो हमें बीच के पद को छोड़ना होगा अभी। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो अंत में चिन्ह लगा होगा वही आपको यहाँ बीच में लगाना है। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, कौन सा चिन्ह लगाना है, तो जो अंत में लगा होगा वही आपको लगाना है। अब यहाँ बचे हैं 2। अब हमें ऐसे नंबर को ढूंढना है कि देखिए पहला यहाँ अंक और यहाँ कितना लिखा, 1 गुणित 8, कितने हो गए 8। पहला मतलब यहाँ से यदि हम तुलना करें ax वर्ग धन c, तो यहाँ पर देखिए a गुणित c करना है, जितना आ जाए तो ac आ गया, मतलब इनका गुणा a और c का करना है। फिर अब इनका जोड़ना, यहाँ धन लगा तो जोड़ने में b आना चाहिए, ऋण लगा तो देखिए a और c, a मतलब यहाँ कितना 1, तो 1 गुणित 8, कितने हो गए 8। अब आप बताइए ऐसे 2 नंबर बताइए कि घटाने पर 8 मिल जाए। तो चलिए हमें नहीं पता कि 8 के घटाने पर 2 मिल जाए और गुणा हमें 8 मिल जाए। तो चलिए घटाने पर 2 मिले, ऐसे 2 नंबर ढूंढो। तो आप देखिए 2 में से 1 घटाया 1 मिला, 3 में से 1 घटाया 2 मिला। ठीक है, अब घटाने पर तो आप इसमें से संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका आपको कितना मिल जाए, गुणा 8। तो देखिए हमने अब 1 में से तो घटाया, अब 3 में से घटाया, तो 4 में से अपन ने 2 घटाए, जैसे 1 मिनट, 1 में से तो काम करेंगे, 2 में से अपन ने 1 घटाया तो 1 मिला, नहीं है। अपन ने 3 में से 1 घटाया या 2 घटाए, एक एक बढ़ाते जाना है दोनों तरफ, तो 4 में से 2 घटाएंगे, उत्तर कितना मिला 2। ठीक है, अब घटाने पे जोड़ने पे जैसा भी आप उसको कर सकते हैं करिएगा। तो अब यहाँ 2 नंबर मिलेंगे, देखिए 4 में से 2 घटाया तो 2 मिल गया, मतलब 2 ही चाहिए था, तो 4 में 2 का गुणा किया तो कितने मिल गए, 8 मिल गए। तो हमारे पास नंबर कौन से मिले, 4 और 2। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चलिए अच्छा इसको आप 8 जो चाहिए है, ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको आपस में हम घटाएं तो 2 मिल जाए,
और गुणा करने पर 8 मिल जाए। तो देखिएगा हमने घटाने पे क्यों कहा, जो अंत में नंबर चिन्ह लगा है वो घटाने पर आएगा, यदि यहाँ धन लगा होता तो जोड़ने पर आप मानते। चलिए इसको आप हल करिएगा, तो गुणा करना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अंदर ऋण चिन्ह का गुणा करना है, और चिन्ह यदि बाहर ऋण का है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये धन हो जाएगा, ये 2x ऋण 8। अब आपको इसको तोड़िएगा, दोनों को कॉमन लेना है, मतलब इसको तोड़िएगा, दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कम से कम घात का, तो आप इसमें से x को बाहर निकालिए। यहाँ x के ऊपर 2 की घात x बचा ऋण 4, क्योंकि x बाहर, यहाँ जो चिन्ह है वही लगाना है धन, यहाँ से दोनों में 2 से भाग इसमें चला जाएगा, 2 बाहर निकाला तो x ऋण 4। यहाँ जो बचेगा वही आपको यहाँ लिखना है ज्यों का त्यों। चलिए इसको अलग अलग लिख दीजिए, x धन 2 एक कोष्टक में, x ऋण 4 एक में। अब चूंकि हमें क्या निकालना था, इसके शून्य, तो शून्य के लिए लिखना पड़ेगा आपको, शून्य के लिए अर्थात इसको शून्य के बराबर आपको लिखना पड़ेगा दोनों गुणनखंड को। ये आपके 2 गुणनखंड आ गए, 2 गुणनखंड आ गए, इसको शून्य के बराबर लीजिए, तो एक उत्तर आ गया ऋण 2 और एक आ गया 4। कितने उत्तर आ गए, 2। अभी अपन ने पढ़ा था जो द्विघात बहुपद है इसके कितने हल निकलते हैं, कितने शून्यक होते हैं, कितने शून्यक होते हैं, 2 निकल के आ गए, एक आ गया ऋण 2 और एक आ गया 4। जब ये दोनों शून्यक आ गए, तो चूंकि 2 शून्यक हैं, इसके 2 बच्चे हैं, तो 2 नाम रखे हमने, एक का नाम रखा था हमने अल्फा और एक का नाम रखा था बीटा। तो यहाँ क्या आ गया आपका, इसको मान लीजिए अल्फा बराबर ऋण 2 और बीटा बराबर आपका कितना आ गया 4 हो गए। अब जब चूंकि इनमें संबंध हमें सत्यता ज्ञात करना है, तो संबंध देखिए, सबसे पहले आपको मानक जो द्विघात समीकरण है उससे तुलना करना पड़ेगी। मानक द्विघात बहुपद क्या है आपके पास, ax वर्ग धन bx धन c, इसी के नीचे आप इसको लिख दीजिएगा x का वर्ग ऋण 2x ऋण 8। अब आप तुलना कीजिए, मैंने पिछली बार आपको तराजू के माध्यम से तुलना करना सिखाया था, तो यहाँ देखिए तुलना क्या होगी, जो समान है उसको छोड़ना है, तो यहाँ एक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब 1 है, अर्थात ये इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए ये चिन्ह सहित इक्वल हो जाएंगे, जो समान है उनको छोड़ना है हमें, जो समान है इसमें देखिए समान है छोड़ना है, और यहाँ भी ये तुलना हो जाएगी। तो तुलना करिए, कितना आएगा भैया, a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर देखिए कितना हो जाएगा ऋण 2 और c बराबर कितना हो जाएगा ऋण 8 हो गया। चलिए अब इसमें हमें सत्यता की जांच करना है, तो चूंकि शून्यकों का योग हमने सूत्र पढ़ा था, शून्यकों का योग मतलब क्या पढ़ा था, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a। तो यहाँ मान भरना है। अब आप कहेंगे मान कहां से आएंगे, अल्फा और बीटा के मान जो 2 शून्यक निकले हैं ये निकल के आ गए, और ए बी सी के मान हमने मानक द्विघात बहुपद से तुलना की है, तो ये निकल के आ गए। उठा के भरिए मान, अल्फा का मान देखिए कितना है ऋण का 2, बिल्कुल ऋण 2 भर दीजिए। बीटा का मान कितना है धन 4, इसको धन 4 भर दीजिए। बी का मान कितना है ऋण 2, देखिए ऋण 2 पहले ऋण सूत्र में है और ऋण 2 आपके ये है। ए का मान कितना है 1 है, 1 भर दीजिए। अब इसको जोड़िए, ऋण 2 धन 4 कितने आ गए धन के 2 और 2 ऋण 2 ये आ गए। देखिए सत्य हो गया, मतलब इनका जो योगफल है उसके जो एबीसी के गुणांक दिए गए उसके अनुपात के बराबर होता है, अर्थात जो उसमें पूछा गया था। अब इनका गुणनफल निकालना है। नंबर 2 पर क्या लिखना है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या था आपने पढ़ा था, बी गुणित अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान देखिए फिर से भरा था हमने अभी, ऋण का 2 गुणित यहाँ गुणा है, बीटा का मान कितना है 4, सी का मान देखिए यहाँ से, सी का मान कितना है ऋण 8 और ए का मान 1 है, तो यहाँ से भर दीजिए ऋण 8 बटे, गुणा करिए ऋण 8 बराबर ऋण 8। इस प्रकार से आपने देखा कि इन दो जो बहुपद है द्विघात बहुपद, इसके शून्य किस प्रकार से ज्ञात करना है, इस प्रकार से गुणनखंड करके, और हमें क्या निकालना है इसके जो तुलना करके एबीसी के मान निकाल के इसकी सत्यता की जांच करना है। इस सवाल को भी देखिए आप, अब इसको भी मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है, इसको ध्यान दीजिए। इसके हमें शून्य निकालना है। अब आप देख रहे होंगे ये पूर्ण द्विघात बहुपद था, ये इसमें एक पद कम है। अब देखिए इसमें 3 थे, एक हमारे पास मान लो ये द्विघात बहुपद का एक चित्र है, और इसको मैं देख रहा हूं कि आपको ये हमारा c था, ये हमारा मतलब ये ax था, सॉरी bx था, और ये हमारा क्या था ax स्क्वायर था कि नहीं। तो इसमें देखिए ax स्क्वायर जो हमारा था ये तो है, और c भी दिखाई दे रहा है, ये x वाला पद हमारा गायब है, ये है ही नहीं। तो ये नहीं है मतलब ये बीच में गायब है, तो ये गायब है तो हमें ये बनाना पड़ेगा। नहीं है तो हम यहाँ b की जगह क्या लिखेंगे शून्य, अर्थात इसको लिखेंगे ax वर्ग प्लस bx प्लस c। तुलना करेंगे तो इसको पूर्ण बनाना पड़ेगा,
x का वर्ग, बीच का पद गायब है तो 0x ऋण 3, ये पूर्ण करना पड़ेगा। जब भी आपको द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण आपको दिया गया होगा, जौन सा पद गायब है, यदि बीच का पद गायब है, देखिए 2 की घात फिर 1 की घात, यहाँ 2 की घात 1 की घात बिल्कुल की घात नहीं, तो आपको सीधा दिख जाएगा कि 1 की घात वाला पद इसमें नहीं है, तो नहीं है तो वो हमें पूर्ण करना पड़ेगा जब हमें सत्यता की जांच करना है। लेकिन हमें इसे शून्य निकालना है तो हम 2 प्रकार से शून्य निकाल सकते हैं। देखिएगा पहला तरीका ये है आपका कि इसको आप कैसे लिखिएगा, x का वर्ग ऋण वर्गमूल लगा के इसका हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये बन जाता है, क्या बन जाता है कि यदि वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा तो केवल 3 बचेगा। अब आपके पास एक सर्वसमीका है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a ऋण b और a धन b, तो इसको देखिए तुलना करिए, तो a की जगह पे x भरना है, b की जगह वर्गमूल 3 भरना है, तो आ जाएगा x ऋण वर्गमूल 3 और x धन वर्गमूल 3। तो जब इसको शून्य लिखेंगे, क्या लिखोगे आप, शून्य के लिए क्या लिखेंगे, तो इसको शून्य के बराबर लेना है, और यदि यहाँ आप इस प्रकार से लिखेंगे तो x बराबर आ जाएगा वर्गमूल 3 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर ऋण वर्गमूल 3, अर्थात अल्फा बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा वर्गमूल 3 और बीटा बराबर हो जाएगा आपका ऋण वर्गमूल 3। ये आपकी शून्य। दूसरी विधि देखिए, इसको हम शून्य के लिए सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शून्य के लिए, यहाँ लिखा था हमने शून्य के लिए, लेकिन शुरू में लिखेंगे तो x का वर्ग ऋण 3 बराबर शून्य के बराबर लेना है, शून्य के बराबर होगा, क्या लिखेंगे, x का वर्ग बराबर 3, इसका पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहां से गया धन ऋण वर्गमूल 3, क्योंकि जब इससे वर्गमूल, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3 का वर्ग, अब बताइए कितना होगा 9, और धन 3 का बताइए कितना होगा, सो भी 9, तो जब हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो ऋण 3 भी हो सकता है और धन 3 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ शून्य क्या आ गए हमारे, एक धन में ले लीजिए और एक ले लीजिए आप ऋण में, ये आपके 2 शून्य निकला है। तो एक विधि का आप ये प्रयोग कर सकते हैं, ये जैसा आपको परीक्षा में बने, लेकिन छोड़ के नहीं आना है, परीक्षा में हर हाल में ये प्रश्न पूछा जाता है, 3 की जगह 15 आ जाए, 13 आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपका प्रश्न करने का तरीका यही रहेगा, आपको हर हाल में शून्य निकाल के आना है। अब इसकी आती है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे, तो मानक हमारा मानक द्विघात, सॉरी हर बार समीकरण द्विघात बहुपद क्या है हमारे पास, ax वर्ग धन bx धन c से तुलना करिए, तो ax वर्ग ऋण 0x ऋण 3, अब तुलना करिए तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा 0 और c बराबर कितना हो जाएगा ऋण 3। अब योगफल यहाँ लिखेंगे, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़ा हमने, ऋण b बटे a, मान भरिए, अल्फा का मान ये लिखा है, या यहाँ से जो विधि है तो वर्गमूल 3 ऋण वर्गमूल 3, b का मान कितना भी है 0 बटे a, अर्थात 0 बराबर कितना आ गया 0, ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार आप गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल क्या होता है हमारा नंबर 2 पे, अल्फा गुणित बीटा बराबर क्या होता है c बटे a, तो ये कितना है हमारे पास वर्गमूल 3 और ये कितना है ऋण वर्गमूल 3, c का मान ऋण 3 बटे a, तो ये कितना हो जाएगा ऋण 3 बराबर ऋण 3, ये हमारा प्रूफ हो जाता है। इस प्रकार से कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल उसके ऋण b बटे a के बराबर होता है, इसी प्रकार गुणनफल उसके उसी बहुपद के c बटे a के बराबर हो जाता है। अब देखिएगा हमारे पास 2 शून्यकों का योगफल और यदि गुणनफल हमें दिया जाता है तो हम उसके बहुपद कैसे बनाएंगे, इसको हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तब हम इस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं, इसका हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो देखिए हमें जब इसके योगफल और गुणनफल है तो बहुद्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 2 विधियां हैं, दोनों विधियों को बताएंगे, पहले आप जो आपको सरल लगे, लेकिन छोड़ के नहीं आना, परीक्षा में करके आना है। देखिएगा इनका योगफल मतलब हमने क्या पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b बटे a, लिखा है नहीं लिखा, सूत्र पढ़ा है। इसको आप अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है हमारे पास ऋण 3 और ऋण b बटे a। चलिए यहाँ गुणनफल हमने कितना पढ़ा है, अल्फा गुणित बीटा बराबर c बटे a, गुणनफल का मान भरिए 2 बराबर c बटे a, लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, हमें इसकी तुलना करना है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो कितना है 1, इसके बटे में कुछ नहीं है तो कितना है 1। अब आपको केवल ये देखना है कि इसका जो हर है a है, इसमें भी a है, तो ये देखना है कि दोनों में समान संख्या है कि नहीं है, नहीं है तो हमें समान बनाना है, बस इतना है, बाकी कुछ नहीं है। तुलना कीजिए तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा भैया 1, b बराबर कितना हो जाएगा, ऋण है तो हट जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 3 और c बराबर कितना हो जाएगा 2, हो गया। a बराबर निकला है, b बराबर c बराबर। द्विघात बहुपद क्या है हमने पढ़ा है, द्विघात बहुपद का
मानक रूप बताइए भैया। बहुपद क्या होता है हमारे पास, ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी। ए बी सी के मान भर दो। ए का मान कितना है, ए गुणित एक्स का वर्ग धन बी का मान 3 इंटू एक्स धन 2। तो सीधा लिख दिए ए एक्स वर्ग धन 3x धन 2। ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। इसकी दूसरी विधि देखिए, एक सूत्र होता है कि द्विघात बहुपद, क्या सूत्र होता है, एक्स का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा इंटू एक्स धन अल्फा गुणित बीटा। ये है आपका कि जब मूलों का योगफल को गुणनफल दिया। डायरेक्ट देखिए इस पूरे सवाल को आप छोड़ते हुए आप ऊपर देखिए, योग मतलब क्या है, अल्फा गुणित बीटा। अल्फा गुणित बीटा मतलब इसका मान कितना है हमारे पास, अल्फा गुणित बीटा का मान सीधा भरिए, तो एक्स का वर्ग ऋण अल्फा गुणित बीटा का ऋण 3x धन बी गुणित बीटा का अल्फा गुणित बीटा कितना है 2। तो सीधा उत्तर आ जाएगा एक्स का वर्ग धन 3x धन 2। ये सीधा उत्तर 3 लाइन में आ गया। ठीक इसी प्रकार इसको देखिएगा, योग मतलब अल्फा धन बीटा बराबर 1/4 और गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुणित बीटा बराबर ऋण a। ठीक है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पहले सूत्र लिखते हैं ऋण b/a और इसका मान लिख दीजिए आप c/a। पहले आप सूत्र लिखना पड़ेंगे। इसका मान भरिए 1/4 बराबर ऋण b/a, यहाँ भरिए ऋण 1 बराबर c/a। अब देखिए यहाँ थोड़ा आपको कठिन महसूस होगा, लेकिन बहुत सरल है, आप सीखेंगे समझेंगे तो आसानी होगी। यहाँ पर देखिए a के बराबर में नीचे कितना दिख रहा है 4 और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो इसके बटे में कितना कहलाया 1। अब हमें इसके बटे में 4 है तो इसके बटे में भी हमें 4 चाहिए, तो आपको दोनों ऊपर और नीचे 4 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके समान हो जाएगी। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा भैया, 1/4 बराबर ऋण b/a, जो कहते हैं यहाँ कितना हो जाएगा ऋण 4/4 बराबर c/a। बस ये आप यदि इतना आपको समझ में आ गया तो सवाल हल हो गया। क्या हो, आपको a का मान 4 है तो a का मान भी 4 होना चाहिए, बस दोनों में समानता देखना है, समान है मतलब सवाल हो गया, तो उतना गुणा कर लिया। तुलना कीजिए, a बराबर 4, b बराबर देखिए ऋण है जो धन है तो एक चिन्ह अलग अलग है तो ऋण 1 आ जाएगा, और c बराबर कितना आ जाएगा भैया ऋण 4। तो द्विघात बहुपद क्या पढ़ा हमने, द्विघात बहुपद क्या पढ़ा, ax वर्ग धन bx धन c। मान भरिए कितना हो जाएगा भैया 4x वर्ग ऋण x ऋण 4। ये आपका द्विघातीय बहुपद आ जाता है। अथवा इसी सूत्र में हम भर देंगे जो हमने इसमें पढ़ा था, तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको वैसा उत्तर नहीं प्राप्त होगा जैसा है, लेकिन ऐसा आपका सही माना जाएगा। x का वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ये 1/4x, इसका मान कितना है ऋण 4। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप 4 ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा इस प्रकार से द्विघात बहुपद का सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, द्विघात बहुपद बनाने का। अब हम देखेंगे एक सवाल और कैसा, कि एक सवाल और परीक्षा में पूछा जाता है इस टाइप से कि आता है 8u उसके पहले 4u², इसके शून्य निकालिए। क्या निकालिए, शून्य। तो देखिए इसको शून्य के बराबर लेना है, जैसा हमने बताया था 4u² प्लस 8u = 0। u आप बाहर निकालिए तो बचा 4u बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचा आपके पास u + 2 = 0। 4u = 0, u + 2 = 0, तो u = 0/4, u = -2, तो u = 0 और u = कितना आ गया -2। अर्थात यहाँ आपका अल्फा बराबर कितना आ गया, पहला जो शून्यक होगा वो अल्फा होगा और जो दूसरा शून्यक होगा वो बीटा होगा। ये हमारे दो इस बहुपद के शून्यक निकल के आ गए। अब इसकी जो सत्यता की जांच है उसको हम फिर से, आप सत्यता की जांच कैसे करेंगे वही हमने बताया था। तुलना कीजिए ax² से, तो4u² प्लस 8u प्लस 0। अब आप कहेंगे 0 कहां से आया, मैंने आपको बताया था। अब यहां से देखिए u में है तो आपका au² प्लस vu प्लस c। अब आप कहेंगे x कहां चला गया, तो अब चूंकि आपका इक्वेशन u में है तो आपका जो द्विघातीय बहुपद होगा उसको भी आपको u में ही मानना पड़ेगा, तब जाके आपकी तुलना होगी। तो u² समान है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर कितना हो जाएगा 8 और c बराबर कितना हो जाएगा 0। तो हमेशा यहाँ पर आप जवाब लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b/a। ये जो कहते हो क्योंकि a b c इसमें है और अल्फा बीटा इसमें माने हैं, तो इनका योगफल कितना था भैया 0 ऋण 2 बराबर आपका कितना आएगा ऋण 8/4, तो आ गया ऋण 2 बराबर ऋण 2। आप देखिए सत्यता की जांच हो गई। यहाँ आप जब गुणनफल निकालेंगे तो c/a, तो c क्या है 0 इंटू ऋण वर्ग ऋण 2 बराबर 0/4।
तो क्या हो गया, 0 बराबर 0। ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। हम अगला चैप्टर आपको जो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है उसका मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसको आप जरूर देखिएगा, ताकि अगला जो वीडियो है जो मैं बनाने वाला हूं, महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, आप निश्चित तौर पर परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे। तो मेरी आप सभी विद्यार्थियों के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा पढ़ें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, पढ़ते रहें और गणित का डर दूर करते रहें गणित माँ साहब से। ओके, थैंक यू।